आज हम कक्षा 8 की बसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 बस की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। बस की यात्रा पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने अनेक कहानियां लिखी हैं, लेकिन उनकी कहानियों में व्यंग्यात्मकता अधिक है। बस की यात्रा कहानी भी उनकी एक व्यंग्यात्मक कहानी है। उनका मानना है कि वर्तमान समय में हमारे देश में सड़कों पर जो वाहन चल रहे हैं वो अत्यंत जर्जर और रुग्ण अवस्था में है, लेकिन बस के जो मालिक हैं या वाहन के जो मालिक हैं वो वाहन का नवीनीकरण किए बिना उनको उसी अवस्था में सड़क पर चलाते रहते हैं। उन्हें इस बात के बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि जो लोग उन बसों में और उन वाहनों में सफर कर रहे हैं उनकी क्या हानि हो रही है, उनकी क्या क्षति हो रही है। इसलिए वाहन जो चालक हैं ये जन और धन की हानि के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। तो उसी पर उन्होंने एक व्यंग्यात्मक कहानी लिखी है, वो कहानी है बस की यात्रा। तो ये बस की यात्रा कहानी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो लेखक व उसके मित्र कंपनी काम से पन्ना गए। लेखक एक कंपनी में नौकरी करता था, तो वह और उसके 5 मित्र कंपनी के काम से पन्ना गए। अब जब वो पन्ना गए तो वापस आते समय उन्हें जबलपुर से ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन जबलपुर से ट्रेन पकड़ने के लिए उन्हें वहां तक बस में जाना था। लेकिन उस समय वहां पर कोई भी बस उपलब्ध नहीं थी। केवल सतना कंपनी की एक बस ही थी जो उन्हें ट्रेन तक सही समय पर पहुंचा सकती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बस से ही वह जाएंगे। बस की दशा अत्यधिक जर्जर थी, लेकिन जब उन्होंने बस को देखा तो बस को देखने के बाद उन्हें लगा कि बस की अवस्था एकदम जर्जर है, वह अत्यंत ही बुरी हो चुकी है। अगर हम उसमें बैठेंगे तो हम बस को कष्ट पहुंचाएंगे, क्योंकि हम किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। इसलिए बस की जो दशा थी उसको देख करके सभी को उसमें बैठने में कष्ट हो रहा था, क्योंकि वह उसे कष्ट नहीं देना चाहते थे। बस की दशा पर लोगों के विचार। लेखक और उसके 5 मित्रों को छोड़ने के लिए जो लोग आए थे उन लोगों ने बस को देखा, तो बाहर से ही बस को देख करके उनको लगा कि ये ऐसी बस है, इसके अस्थि पंजा इतने ढीले हैं और ये चलेगी भी या नहीं चलेगी। तो ये पहले तो उनके दिमाग में ये बात आई कि बस चलेगी या नहीं चलेगी। फिर उन लोगों ने कहा कि बस अनुभवी है, हो सकता है अनुभवी होने के कारण ये आपको सही समय पर पहुंचा दे और आपको किसी भी प्रकार का कष्ट ना दे। लेखक को डॉक्टर मित्र की सांत्वना की बस अनुभवी है। जो बस की दशा पर जो लोगों के विचार थे, बस की दशा पर लोगों के विचार को देखते हुए ही डॉक्टर मित्र ने सांत्वना दी थी और सांत्वना देते हुए कहा था कि जिस प्रकार से एक बुजुर्ग माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है और उसे कोई भी परेशानी नहीं होने देती है, उसी प्रकार ये बस भी अनुभवी है और अनुभवी होने के कारण एक माँ की तरह तुम्हें अपनी गोद में बिठा करके अपने सही गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगी। बस की अंदरूनी हालत व स्टार्ट होना। जैसे तैसे वो 5 मित्र उस बस के अंदर चढ़े, लेकिन जैसे ही वो बस के अंदर चढ़े तो बस के अंदर की हालत देख करके उन्हें लगा कि बस की अंदरूनी हालत तो बाहर की तुलना में ज्यादा शीर्ण और जर्जर है। बस में जितनी भी खिड़कियां थी उनमें से ज्यादातर खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और जो थोड़े बहुत साबुत कांच थे उन सीढ़ियों पर सीटों पर बैठने में लेखक को अत्यंत ध्यान से बैठना पड़ रहा था कि कोई भी कांच टूटकर उन पर ना गिर जाए या उनको ना चुभ जाए। और बस की जो सीटें थी उनकी हालत इतनी खराब थी कि बैठने पर वो खटखट कर रही थी और हिल रही थी। उसी समय ड्राइवर ने इंजन को स्टार्ट किया। तब ड्राइवर ने जब इंजन को स्टार्ट किया तो ऐसा लगने लगा जैसे कि पूरी गाड़ी में ही इंजन धू करके स्टार्ट हो गया। तो उस समय लेखक को वो गाड़ी पूरी ही इंजन के समान लग रही थी। लेखक द्वारा बस की गांधी जी के असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन से तुलना।
लेखक बस में बैठा। बस में बैठने के बाद पहले तो इंजन की आवाज हुई। इंजन की आवाज होने के बाद हालत थोड़ी बहुत सामान्य हुई और सामान्य होने के बाद धीरे धीरे जो बस है वो अपने गंतव्य स्थान पर चलने लगी। लेकिन जब बस अपने गंतव्य स्थान पर चलने लगी तो लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद हो आई। वो उसकी तुलना बस से करने लगा कि जिस प्रकार से कि बस के जो अस्थि पंजर थे, जो कल पुर्जे थे, पहले तो वो दो सभी अलग अलग अपनी आवाजें कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सभी एक साथ मिलकर के काम करने लगे। तो उन्हें लगा कि जिस प्रकार से गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी लोगों ने पहले तो सहयोग नहीं दिया और धीरे धीरे उनके असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, तो वही स्थिति उन्हें लगा कि गाड़ी के जो कल पुर्जे थे वो भी अपना भेदभाव छोड़ करके एक साथ मिलकर के काम करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से तुलना कर रहे थे, उसके बाद उन्हें याद आया कि जिस प्रकार से अंग्रेज सरकार यानी ब्रिटिश सरकार ने जब नमक बनाने पर एक कानून लागू किया, तो उस कानून को लागू करने पर सभी धर्म और सभी संप्रदाय के जो लोग थे, वो लोग जो कभी भी मिलजुल कर कार्य नहीं करते थे, उन्होंने इस कानून के विरुद्ध गांधी जी का साथ दिया। और गांधी जी का साथ दिया तो गांधी जी ने भी एक कुशल ड्राइवर की भांति नमक कानून बनाकर या नमक बनाकर के उस कानून को रोका। तो उस कानून को बनाने के कारण जब सभी लोग एक साथ एकत्रित हुए तो उनका एकत्रित होना भी उन्होंने बस से उसकी तुलना की। तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन और गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस प्रकार अलग अलग लोगों के मिलने के बाद आगे बढ़ा, उसी प्रकार इस बस के जो कलपुर्जे थे वो एक दूसरे के साथ नहीं मिले हुए थे और वह भी फिर भी बस धीरे धीरे चल रही थी। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार का तर्क। बस जो कंपनी थी, बस की जो कंपनी थी, जो उसका हिस्सेदार था, वो भी उस बस में सफर कर ही रहा था। तो वो लोगों को समझा रहा था कि बस अनुभवी है और अनुभवी होने के कारण यह तुम्हें अपने गंतव्य स्थान पर अवश्य पहुंचा देगी, तुम्हें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेखक का बस से भरोसा उठ जाना। लेखक और उसके मित्र जिस बस में सफर कर रहे थे, वो बस थोड़ी दूर आगे चली कि अचानक ही रुक गई। तो जब अचानक रुक गई तो उन्हें पता चला कि बस में खराबी क्या हुई है। बस की जो पेट्रोल की टंकी थी उसमें छेद हो गया था। तो ड्राइवर ने क्या किया, पाइप लिया, पेट्रोल की टंकी से पेट्रोल निकाला और इंजन पर डाल दिया। यह दृश्य देख करके हमें बड़े ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि बस की हालत अत्यंत ही खराब थी और अत्यंत उस बस में सफर करना एक खतरनाक काम था। तभी मुझे एहसास हुआ कि जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को वो गोद में रखकर बोतल से दूध पिलाती है, उसी तरीके से कहीं ये हिस्सेदार इंजन को उठा करके अपनी गोद में रख करके नर्ची से दूध ना पिलाने लगे। लेकिन जैसे तैसे कोशिश करके बस फिर स्टार्ट हुई और बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बस जब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी तो उसकी दशा से को देख करके मतलब लेखक जो है वो बहुत डर रहा था। उसे लग रहा था कि बहुत बुढ़िया है, इसकी आंखें भी कमजोर हो चुकी हैं, ये आगे कैसे चलेगी। जब हम कोई सफर करते हैं तो सफर करते समय हमें प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन लेखक को जैसे ही कोई पेड़ सामने से आता था तो उसे लगता था कि ये पेड़ जो है वो बस से टकरा ना जाए। कोई नदी नाला तालाब आता था तो उसे ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि बस जो है उस तालाब में गिर जाए। इस प्रकार से लेखक को उस बस की दशा के देख करके अत्यंत ही घबराहट हो रही थी और अत्यंत ही डर लग रहा था। बस के अचानक रुकने पर हिस्सेदार के विचार अंग्रेज शासनकर्ता के समान। अब जैसे जैसे ही बस आगे बढ़ रही थी तो थोड़ी बस जैसे ही आगे बढ़ी तो अचानक ही रुक गई। जब अचानक रुक गई तो हमें फिर लगा कि बस क्यों रुक गई है, क्या कारण हुआ। लेकिन तभी बस का जो हिस्सेदार था वो बस का हिस्सेदार बोलता है कि बस वैसे तो बहुत अनुभवी है, लेकिन ये एक संयोग ही है कि बस इस प्रकार से बार बार रुक रही है। तो लेखक को उस समय जो बस का हिस्सेदार वो अंग्रेजी शासनकर्ता के समान लगा, क्योंकि जो अंग्रेजी
शासनकर्ता होते हैं उन्हें भारतीय जनता के दुख दर्द परेशानी से किसी भी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं होता। उसी प्रकार बस कंपनी का जो हिस्सेदार था उसे उसमें यात्रा करने वाली सवारियों से कोई लेना देना ही नहीं थी, उनकी जान माल की क्षति से कोई लेना देना नहीं था। और वह इस प्रकार से उसे लगा और वो धीरे 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 बस वहीं रुकी रही। लेकिन रुकने पर चांदनी में बस बुढ़िया के समान, चांदनी में बस बुढ़िया के समान जहां बस रुकी हुई थी उस समय छिटकी छिटकी प्रकृति में चांदनी थी। तो उस चांदनी में वो जो बस थी वो वृक्ष के नीचे खड़ी थी। तो वृक्ष के नीचे जो खड़ी हुई बस थी उसे देख करके लेखक को लग रहा था कि ये एक बुढ़िया है, कमजोर, जिसे दिखाई नहीं देता है और ये चलने की अवस्था भी नहीं है, तो ये हमें अपने गंतव्य स्थान तक कैसे ले जाएगी। और फिर उसको एक चीज और लगी कि अगर यहाँ पर इस बुढ़िया यानी इस बस की मौत हो जाए तो इसका अंतिम संस्कार करने वाला भी यहाँ पर कोई भी नहीं है। बस का फिर गंतव्य स्थान के लिए चलना, जैसे तैसे हिस्सेदार के द्वारा कोशिश करने पर बस चली। बस चलने के बाद वो थोड़ी दूर ही आगे बढ़ी होगी, उसने पुलिया ही पार की होगी कि पहले तो उसके जब वो चल रही थी तो इतनी धीरे धीरे चल रही थी कि जो उसके आसपास से जो गाड़ियां चल रही थी उन गाड़ियों को भी वो संकेत दे रही थी कि तुम आगे चली जाओ, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही पुलिया पार करने के बाद बस फिर रुक गई तो पता चला कि उसका जो टायर है वही धंस गया है। अब जब टायर धंस गया है तो लेखक को लगा कि अब टायर का क्या किया जाए। तो उन्होंने हिस्सेदार ने जैसे तैसे कोशिश की और कोशिश करने के बाद उसमें नया टायर लगाया और नया टायर लगा करके वो धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान की ओर चलने लगी। एक बुढ़िया के समान इतनी धीमी धीमी चल रही थी कि लगता था कि 2-4 दिन में तो हम अपने स्थान पर पहुंच ही जाएंगे। बस का टायर पंचर हो चुका है। फिर इसके बाद बस कंपनी के हिस्सेदार का महान व क्रांतिकारी लगना। लेखक को उस समय जब बस का टायर पंचर हुआ, पंचर होने के बाद उस हिस्सेदार ने बदला, तो उसे लगने लगा कि जो हमारी बस कंपनी का हिस्सेदार है वो बहुत महान है और क्रांतिकारी दल का नेता भी है। महान इसलिए क्योंकि उसके प्रति लेखक के मन में ये विचार आया कि उसे केवल अपनी बस और अपने पैसे और अपने धन की चिंता है, उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं है जो यात्री हैं वो जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। और एक क्रांतिकारी दल, जब क्रांतिकारी आंदोलन होता है तो क्रांतिकारी दल का जो नेता होता है उस नेता को भी किसी की भी चिंता नहीं होती, वो किसी को भी मार सकता है, किसी के साथ भी मुकाबला कर सकता है। तो लेखक को जब ये लगने लगा कि बस कंपनी का हिस्सेदार तो महान है, इसकी पूजा करनी चाहिए और क्रांतिकारी दल का आंदोलन का नेता भी है और इसको किसी भी तरीके से किसी भी यात्री की चिंता नहीं है, तो उन्होंने उसके बारे में सोचना ही उस समय छोड़ दिया। लेखक व उसके मित्रों का निश्चिंतता से बस में बैठना, लेकिन जैसे तैसे जोड़ जुगाड़ करके जब वो बस चल गई तो लेखक और उसके मित्र उस गाड़ी में, उस बस में निश्चिंतता के साथ बैठ गए, ये सोचते हुए कि अब हमें हमारे गंतव्य स्थान तक ये बस नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि इतनी धीमी धीमी चलने वाली बस जो एकदम बुढ़िया के समान प्रतीत हो रही थी, जिसमें चलने का कोई आत्मबल ही नहीं था, जिसको कोशिश करके भी चलाया नहीं जा सकता था और बस की हालत अत्यंत रोगणी थी, तो उन्होंने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया और वो चुपचाप निश्चिंत होकर उसमें बैठ गए। और जब उन्होंने देखा कि बस में बैठने वाले जो बाकी यात्री हैं वह भी शांति से बैठे हुए मौज मस्ती हंसी ठट्टा कर रहे हैं, तो यह देख करके लेखक और लेखक के मित्रों ने भी उस बात को, उस विचार को त्याग दिया कि वह सही समय पर पहुंच सकते हैं और वह निश्चिंत होकर के बैठ गए। इस कहानी के माध्यम से हरिशंकर परसाई ने हमारे देश के उन लोगों पर व्यंग किया है जो लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं और दूसरे के बारे में नहीं सोच सकते। तो बस की यात्रा जो ये पाठ है, इस पाठ को मैंने आपको पूरा समझाया है। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें आप करने का प्रयास करिए। अगर आपको करते समय कोई परेशानी होती है या कोई कष्ट होता है या कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसके द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें।